हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी बेवकूफ़ों का राज्य, मूर्खों का राज्य। ये बड़ी मज़ेदार कहानी है और हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है किंगडम ऑफ फूल से, यानी मूर्खों के राज्य से। यहाँ जो राजा है और मंत्री है, दोनों ही एक नंबर के बेवकूफ़ हैं और राजा तो बहुत ही ज़्यादा ही कुछ बेवकूफ़ है। इतना बेवकूफ़ कि वो अपने फैसले, गलत फैसले सारे राज्य पे थोप देता है और अपना राज्य वो बाकी राजाओं की तरह नहीं चलाता और इतने अजीब अजीब फैसले करता है जिससे सारी जनता परेशान होती है। तो एक बार उसने डिसाइड किया कि अब रात को दिन बना दिया जाए और दिन को रात बना दी जाए, और उसने अपनी सारी प्रजा को ये हुक्म दे दिया, ये ऑर्डर दे दिया कि सारी उसकी प्रजा जो है वो रात में जागेंगे, अपने खेतों में हल जोतेंगे और अपना बिजनेस वो रात को करेंगे। जो भी वो काम करते हैं, वो दुकान चलाते हैं या वो जो भी काम करते हैं, वो सारे काम वो रात में करेंगे। और जैसे ही सूरज उगेगा, जैसे ही रोशनी होगी, सब सोने चले जाएंगे। अब हर एक इंसान को राजा की बात माननी पड़ी, क्योंकि अगर वो राजा की बात नहीं मानेंगे तो सजाए मौत, यानी उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अब लोगों ने राजा की बात इसलिए मानी क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी प्यारी थी, नहीं तो राजा उन्हें मार देता। अब जो राजा और उसके मंत्री थे इतने खुश थे कि उनका जो ये फैसला सफल हो गया और लोगों ने उनकी बात मान ली। खैर, एक दिन एक गुरु और उसके चेले इस शहर में आए और ये जो टाउन था बहुत ही खूबसूरत था, बहुत प्यारा दिन था और सारे तरफ जो थी खूबसूरती छाई हुई थी। लेकिन जब ये आगे घूमने लगे राजा और उसके चेले, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इतना खूबसूरत दिन है लेकिन एक भी इंसान नजर नहीं आता और सब सो रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ पे चूहा तक नहीं दिख रहा था। सारी गाय, बकरियां सब दिन में सो रही थी। अब ये जो गुरु और चेले थे, ये इतने शौक हो गए कि इतना खूबसूरत गांव है और यहाँ पे एक भी इंसान नहीं। वो पूरे शहर में घूमते रहे शाम तक। अब जब शाम हुई और थोड़ा अंधेरा हुआ तो सब लोग आ गए और सब लोग थोड़ा थोड़ा करके सबने दुकानें खोली, सब चहल पहल होने लग गई और सब लोग देखने लग गए। सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग अपने कामों पे आ गए। अब ये लोग तो बेचारे भूखे थे ही। अब इन्होंने सोचा दुकानें तो खुली गई हैं तो कुछ खा लिया जाए। तो ये लोग दुकान पे गए और उन्होंने क्या करा, खाने का सामान खरीदा। और दुकान पे जाके तो ये और हैरान हो गए क्योंकि सारी चीजों की कीमत सेम थी, यानी एक डुड्डू की। आप कुछ भी खरीदे, चाहे आप चावल खरीदे, केले खरीदे, कुछ भी खरीदे, आपको बस एक डुड्डू देना पड़ेगा। और इस तरह की बात तो ना गुरु ने सुनी थी, ना ही चेले ने सुनी थी, और उन्होंने 1 रुपए का ढेर सारा खाना खरीदा। अब जब वो दोनों गुरु और चेलों ने खाना खा लिया, तब गुरु ने ये समझा, गुरु ने ये कहा कि ये जो किंगडम है ये मूर्खों का किंगडम है, यानी ये मूर्खों का देश है और ये अच्छा आइडिया नहीं है कि हम यहाँ रुकें। ये खतरे से खाली जगह नहीं है, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, चलो हम चलते हैं। उन्होंने अपने चेले से कहा, लेकिन चेले ने कहा कि मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाना चाहता। यहाँ पे तो सब कितना सस्ता है, सब कुछ इतना बढ़िया क्वालिटी का है, इतना सस्ता खाना छोड़ के मैं कैसे जाऊं। अब गुरु ने कहा कि ये सारे बेवकूफ हैं, पता नहीं कब क्या कर दे तुम्हारे साथ और अगले पल ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे कुछ नहीं पता। लेकिन चेले ने गुरु की बात नहीं मानी और उसने कहा मैं तो रुकूंगा। अब गुरु फाइनली चले गए। उन्होंने कहा जो तुम्हें अच्छा लगता है करो, मैं तो चला जाता हूँ। अब जो चेला था वो यहीं रुका, इसी बेवकूफ़ों मूर्खों के राज्य में, और हर दिन वो ढेर सारा खाना खाता था, केले खाता था, घी खाता था, चावल खाता था और इतना मोटा हो गया था, बिल्कुल सांड की तरह। अब एक दिन क्या हुआ, एक चोर था जो एक अमीर व्यापारी के घर में घुस गया और घर में घुसने के साथ साथ एक दीवार में उसने
छेद कर दिया जिससे कि वो अंदर जा सके घर के अंदर। अब जैसे ही वो ये सब चोरी चकारी कर रहा था और अंदर जा रहा था, जो घर की जो दीवार थी, क्योंकि घर जो था पुराना था, और वो जो दीवार थी वो गिर गई उस चोर के सर पे और वहीं पे वो चोर मर गया। अब जो चोर का भाई था वो भागा भागा राजा के पास गया और उसने शिकायत करी, अरे जहाँपना, मेरा भाई इतना पुराना हमारा काम जो है वो कर रहा था, हमारे दादा परदादा का काम कर रहा था और एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। अब इसकी जो सजा है ये व्यापारी को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको अच्छी दीवार, मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। अब आपको तो इस इंसान को सजा दिलानी पड़ेगी और हमें इंसाफ देना पड़ेगा। राजा ने कहा इंसाफ तो मिलेगा, तुम चिंता मत करो। और तभी राजा ने उस घर के मालिक को, उस व्यापारी को बुलाया। अब जब वो व्यापारी आया तो राजा ने उससे सवाल किए, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम बता दिया। फिर उसने कहा कि तुम घर पे थे जब वो आदमी मरा तुम्हारे घर में? उसने कहा हाँ जी मैं घर में था, लेकिन वो अंदर आया और क्योंकि दीवार कमजोर थी वो गिर गया और दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। अब वो कहते हैं कि ये जो दीवार थी इसकी वजह से जो था इस आदमी का भाई मर गया, तुमने एक आदमी को मार दिया, तुम्हें सजा मिलेगी। वो कहता है अरे मालिक, अरे राजा जी, आप ऐसा मत करिए, मैंने थोड़ी दीवार बनाई थी, ये तो दीवार काफी पुरानी है, ये तो गलती उस आदमी की है जिसने इतनी कमजोर दीवार बनाई, आप उसको सजा दीजिए। तो वो कहते हैं वो है कौन? लेकिन वो कहते हैं मैं जानता हूँ, ये जो दीवार है ये मेरे पापा के टाइम की बनी है, मेरे पिताजी के टाइम की बनी है और मैं इस आदमी को जानता हूँ। अब तो वो काफी बूढ़ा हो गया होगा, वो पास ही में रहता है। अब राजा ने अपने मैसेंजर्स भेजे और उस दीवार बनाने वाले आदमी को बुलाया। अब वो आदमी काफी ज्यादा बूढ़ा था और उसके हाथ पैर बांध करके उसे महल में लाया गया। अब उसे पूछा गया कि तुमने ये दीवार बनाई थी जो इसके पिता के टाइम पे थी, यानी तुमने इस आदमी के घर पे दीवार बनाई थी जो इसके पापा ने बनवाई थी? उसने कहा जी हाँ मैंने ही बनवाई थी। तो राजा ने कहा किस तरह की तुमने ये दीवार बनाई? ये तो एक इंसान के ऊपर गिर गई और वो मर गया, तुमने उसका मर्डर किया है, तुमको सजा मिलेगी, सजाए मौत। अब जो राजा था उसने कहा कि नहीं, अब तो इसको सजाए मौत मिलेगी। अब जो वो बेचारा ईंटें बनाने वाला आदमी था उसने कहा राजा जी प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए, ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाई थी और ये इतनी अच्छी नहीं थी और इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मेरा जो दिमाग था उस टाइम वो काम पे नहीं था, मेरा दिमाग कहीं और ही था। मुझे याद है कि एक बहुत ही प्यारी डांसिंग गर्ल थी, नाचने वाली लड़की थी, जो सामने ही एक गली थी, वो ऊपर गली में जाती थी, फिर वो गली में नीचे आती थी और वो ऐसा करती थी तो उसके जो पाँव में जो घुंघरू थे बंधे हुए, पाँव में जो पायल थी वो खूब हिलती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब वो ऊपर जाती थी तो मेरी नज़रें उसी के ऊपर होती थी, जब वो नीचे आती थी तो मेरी नज़रें उसी पे होती थी। तो अब उसकी गलती है ना, मेरा सारा ध्यान तो उस लड़की पे था और आपको उस लड़की को पकड़ना चाहिए, उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। तुम ठीक कह रहे हो, केस अभी गहरा होता जा रहा है। चलो ठीक है, हम इतने आसानी से इस कॉम्प्लिकेटेड केस को सुलझा नहीं सकते, जाओ और उस डांसिंग गर्ल को लेके आओ। अब खैर वो डांसिंग गर्ल अब कितनी बूढ़ी हो चुकी थी, वो कांपते कांपते बहुत मुश्किल से राज दरबार में आई। तो फिर उसने कहा कि क्या तुम उस गली में काफी टाइम पहले चली थी, सालों पहले चली थी, जब ये आदमी, ये गरीब आदमी उस दीवार को बना रहा था, क्या तुमने इसको देखा था? वो कहती है जी मेरे मालिक, जी राजा जी, मुझे अच्छे से याद है। तो क्या तुम हमेशा ऊपर नीचे करती थी और तुम्हारे जो पैर के घुंघरू थे वो बजते थे, इसकी वजह से ये बेचारा जो आदमी था ये डिस्ट्रैक्ट हो गया, इसकी जो था दिमाग तुम्हारे उस पे था, इसलिए वो अच्छी दीवार नहीं बना पाया, उसने खराब दीवार बनाई और खराब दीवार बनाई तो एक आदमी के ऊपर वो गिर गई और वो बेचारा मर गया, तो अब तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। उसने कहा अरे राजा जी रुकिए, 1 मिनट रुकिए मेरे मालिक, मैं जानती हूँ कि मैं ऊपर और नीचे गली में कर रही थी और मेरे घुंघरुओं की आवाज़ से उसके जो ध्यान भटक रहा था, लेकिन मैं क्या करती, मैंने जो थे कुछ
गहने, कुछ सोने के गहने बनाने के लिए सुनार को दिए थे और मैं सुनार के ही घर ऊपर नीचे आ जा रही थी क्योंकि वो बहुत ही लेजी था, वो बहुत आलसी था। उसने मुझसे कहा था कि वो अभी देगा और मैं उसे लेने जाती थी अपने हार को, तो वो कहता था कि अभी नहीं बने, तो फिर मैं नीचे आती थी और फिर मैं जब जाती थी फिर वो यही कहता था कि अभी थोड़े टाइम बाद लेना। वो मुझे वक्त देता था और जब मैं वापस जाती थी तो वो नहीं बन पाता था। तो ये तो उसकी गलती है ना कि वो इतना आलसी था और वो जो था मुझे टाइम पे नहीं दे पाया। तो इसी वजह से ये उसकी गलती है, उस सुनार की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। अब राजा ने बोला, ये लड़की बिल्कुल ठीक कहती है, वो सुनार ही गुनहगार है, जाओ और उसको पकड़ के लेके आओ। अब जब वो सुनार महल में आता है राजा जी के सामने और राजा जी से कहता है, राजा जी मैं तो गरीब सुनार हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैंने इस लड़की को अपने घर के बहुत सारे चक्कर लगवाए और मैं इसके गहने टाइम पे नहीं बना पाया। क्योंकि मैं इसके गहने टाइम पे इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि इससे पहले मुझे एक अमीर व्यापारी के गहने बनाने थे और उसके गहने बहुत सारे थे क्योंकि उसके घर में शादी थी और वो इंतजार नहीं कर सकता था। तो पहले मुझे उसके गहने बनाने थे, उसका पूरा काम करना था, उसके बाद ही मुझे इस लड़की के गहने बनाने थे। और आपको तो पता ही है उसे गहने, अमीर लोग कितने जल्दबाज होते हैं, वो उसे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए मुझे उसका काम पूरा करना पड़ा था और मैं उसका काम कर रहा था। इसकी वजह से मैं इस गरीब लड़की के गहने नहीं बना पाया। तो गुनहगार तो वो अमीर सौदागर, अमीर व्यापारी हुआ क्योंकि उसी की वजह से मैं इस गरीब औरत के गहने नहीं बना पाया। इसको मैंने अपने घर में इतना चलाया, इतने चक्कर लगवाए अपने घर के, जिसके वजह से वो दीवार बनाने वाला लड़का डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसकी वजह से उसने खराब दीवार बनाई और आखिरकार वो दीवार एक इनोसेंट आदमी के ऊपर गिर गई और वो बेचारा मर गया। तो राजा ने कहा, क्या तुम्हें नाम पता है उसका, तुम जानते हो उसे? अब वो सुनार बोला कि हाँ, उस मर्चेंट, उस व्यापारी का नाम है जो कि उसने जो उस व्यापारी का नाम बताया वो वही था जो उस घर का मालिक था जिसकी दीवार गिरी थी। अब बहुत ही ज्यादा केस एकदम से उलझ गया। अब राजा ने सोचा, अब वापस घूम के केस किस पे आ गया? इस व्यापारी पे आ गया। अब जब उस व्यापारी को बुलाया गया राजमहल में तो व्यापारी आके रोने लग गया। उसने कहा, राजा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो ये सब कुछ हुआ है वो मैंने नहीं किया। मेरे पिताजी ने ज्वेलरी ऑर्डर करी थी, मेरे पिताजी ने गहने ऑर्डर करे थे इस सुनार से और वो तो मर चुके हैं। मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली और बोले, ये सच है कि तुम्हारे पापा ही असली कातिल है और तुम्हारे पापा मर चुके हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो सजा मिलनी चाहिए। पापा ने तुम्हारे गुनाह किया था, वो तो मर गए, लेकिन सजा तो मिलनी चाहिए ना किसी ना किसी को। और क्योंकि तुमने अपने पिता के सारे पैसे तुम्हें मिले, सारी जमीन जायदाद, जितने भी पैसा कौड़ी था वो सब तुम्हें मिला, तो वो सब तुमने वसीयत में लिया, तो उनके गुनाह भी तो वसीयत में लिए और उस गुनाह का फैसला नहीं हुआ, उस गुनाह की सजा किसी को नहीं मिली, तो ये गुनाह की सजा तुम भोगोगे। यानी अपने पिता की गुनाहों की सजा अब तुमको मिलेगी और तुमको मरना होगा क्योंकि तुम्हारे पिता ने बहुत ही खतरनाक जुर्म किया था। अब तुम्हें सजा होगी और तुम मारे जाओगे। अब उसने, जो राजा ने ऑर्डर किया, एक नया स्टेक लाया जाए। एक स्टेक एक ऐसा भाला होता है जो आगे से बहुत ही नोकीला होता है और जिसमें एक इंसान को यूं बीच में घुसा दिया जाता है और लटका दिया जाता है और वो जब तक बेचारा दर्द से मर नहीं जाता वो इसी तरीके से रो रो के मरता है। तो बहुत ही दर्दनाक मौत होती है स्टेक पे। तो जो राजा था उसने बोला कि एक नई स्टेक लाई जाए और इसको फांसी पे लटकाया, इसको इसमें स्टेक पे लटकाया जाए। अब जो नौकर थे वो आए और उन्होंने स्टेक जो है वो छीलना, उसे पैना करना शुरू कर दिया एकदम भाले की तरह और वो तैयार हो गई। अब जब उन्होंने देखा कि ये जो मर्चेंट है, अमीर मर्चेंट, ये तो बहुत ही पतला है, इसको कैसे इस स्टेक में कैसे घुसाएंगे, तो पूरा हड्डी हड्डी है। तो उन लोगों ने राजा से कहा कि ये तो आदमी इसमें आएगा नहीं, अब हम कैसे इसको सजा देंगे? तो राजा बहुत परेशान हो गए। राजा ने कहा, एक ऐसा आदमी ढूंढो जो मोटा ताजा हो, जो इस स्टेक में आसानी से चढ़ जाए और वो उसकी मौत हो जाए। सजा तो देनी ही है किसी न किसी को। अब वो जो नौकर थे वो पूरा जो
टाउन था वो वहाँ घूमने लग गए और ऐसे इंसान को ढूंढने लगे जो मोटा ताजा हो। और तभी उनकी नजर उस चेले पे पड़ी, वो मोटू सा चेला जो कि महीने भर से केले, चावल, आटा और घी खा रहा था और पेट भर रहा था, खा खा के बिल्कुल मोटा सांड हो गया था वो। और उसने कहा, अरे मुझे क्यों ले जा रहे हो, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। वो चिल्लाने चीखने लगा, हाँ हाँ तुम होगे, लेकिन राजा का आदेश है कि कोई भी जो मोटा आदमी दिखे और जो इस सूली पे चढ़ सके उसको लेके आ जाओ। अब उसको वो लेके उस राजमहल में आ गए, उस जगह पे आ गए जहाँ पे उसको लटकाना था। और फिर उसे अपने गुरु के शब्द याद आ रहे थे कि ये बेवकूफ़ों का शहर है, तुम्हें नहीं पता कि अगले पल वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अब वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था चेला, और अपने गुरु से मन ही मन में वो प्रे कर रहा था और उनसे मदद मांग रहा था रो रो के, क्योंकि जो गुरु थे वो बहुत ही महान गुरु थे, उनके पास मैजिकल पावर्स थी, जादुई शक्तियां थी, और उन्होंने सब कुछ सपने में, विजन में देख लिया, क्योंकि वो दूर का भी देख सकते थे, पास्ट का, फ्यूचर का, वो सब देख सकते थे। और उन्होंने वो आ गए अपने डिसाइपल, अपने चेले को बचाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो मुझे करना ही चाहिए, और फिर उन्होंने अपने चेले को थोड़ा कुछ सुनाया कि तुम्हें मिल गया खाने का स्वाद जो जिसके लिए तुम यहाँ रुके थे। खैर, अब जैसे वो आए, उन्होंने डिसाइपल को थोड़ा बहुत सुनाया और कहा कि, और सुनाने के बाद उन्होंने इसके कान में कुछ कहा, और उसके बाद वो राजा के पास चले गए और उन्होंने कहा, अरे प्यारे महान सबसे समझदार राजा, ये बताइए कि कौन ज्यादा बड़ा है, गुरु या फिर चेला। राजा ने कहा, ऑफ कोर्स चेला, गुरु ही सबसे बड़ा है। तो वो कहता है कि ठीक है, आप मुझे दंड दीजिए, आप मुझे इस सूली पे लटका दीजिए। अब डिसाइपल जो चेला था उसने भी ये बात सुन ली और वो समझ गया और वो चीखने लग गया, मैं पहले, मुझे चढ़ाया जाए, मुझे चढ़ा जाए, मैं मरना चाहता हूँ पहले। अब ये दोनों जो थे, गुरु और चेले, दोनों लड़ने लग गए और ये कहने लग गए कि मैं पहले मरूंगा, मैं पहले मरूंगा। अब जो राजा था वो इनकी इस बर्ताव से बहुत हैरान हो गया। उसने गुरु से पूछा कि आप क्यों मरना चाहते हैं? हमने तो इसलिए इस मोटे इंसान को चूज किया क्योंकि ये बहुत मोटा है, आसानी से इस सूली पे चढ़ जाएगा, लेकिन आप क्यों चढ़ना चाहते हैं? मुझे प्लीज बताएं, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अब वो गुरुजी कहते हैं, मुझसे वादा करो कि तुम मेरे ये जवाब देने के बाद मुझे ही मरने दोगे, मुझे ही सबसे पहले सूली पे चढ़ाओगे, वादा करो। वो राजा कहता है, बिल्कुल ठीक है, मैं आपके सबसे पहले सूली पे चढ़ाऊंगा, पर आप प्लीज मुझे बता दें आप क्यों मरना चाहते हैं। अब गुरुजी राजा को साइड में ले गए और उनके कानों में उन्होंने कुछ कहा और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए मरना चाहता हूँ और हम दोनों गुरुजी इसलिए मरना चाहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया हम घूम चुके हैं, लेकिन हमें एक ऐसी सिटी नहीं मिली और ऐसा राज्य नहीं मिला इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, जिसका राजा इतना बुद्धिमान और अच्छा हो। और ये जो स्टेक, ये जो फांसी है, जो सूली जिस पे हम चढ़ रहे हैं, ये गॉड ऑफ जस्टिस, यानी जो भगवान है जो जस्टिस करते हैं, उनकी ये सूली है और ये बिल्कुल नई है, इस पे कोई भी क्रिमिनल, कोई भी दोषी अभी तक नहीं चढ़ा है। तो जो उस पे पहले चढ़ेगा वो अगले जन्म में मरेगा, अगले जन्म में राजा बनेगा इस पूरी कंट्री का। मतलब अभी तो राजा है सिर्फ इस छोटे से देश के, छोटे से टाउन के, लेकिन जब हम इस सूली पे मरेंगे और वापस से हमारा जन्म होगा तो हम इस पूरी कंट्री के राजा बनेंगे। और हाँ, जो सेकंड जो मरेगा इस सूली पे वो इस पूरी कंट्री का मिनिस्टर होगा। हम बहुत तंग आ गए हैं सन्यासी जीवन से, हम अब थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, हम राजा और मिनिस्टर बनना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले लटकूं, पहले मरूं, क्योंकि पहले मरूंगा तो मैं राजा बनूंगा ना। अब राजा इतनी सोच में पड़ गया, वो नहीं चाहता था अपना राज्य खोना और वो नहीं चाहता था कि कोई और इस देश का राज बने। वो तो सोचता था, लालची था ना, कि टाउन, इतने छोटे से टाउन का राजा हूँ, मरूंगा तो क्या पूरी कंट्री का राजा बन जाऊंगा। तो उसने सोचा ठीक है, उसने सोचा समय मांगा और उसने जो ये एग्जीक्यूशन था, ये जो मरने का प्लान था, ये जो दोनों मोटे को चढ़ाने का प्लान था फांसी पे, उसने कहा कि कोई बात नहीं, अब ये अगले दिन होगा। और उसने अपने मिनिस्टर से सीक्रेटली कुछ बात करी। उसने कहा,
ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम अपना राज्य किसी और को दे दें और कंट्री भी मिलेगी हमारी, मतलब जो हमारी पूरी कंट्री है मिलेगी। तो चलो ऐसा करते हैं कि हम दोनों खुद ही इस पे चढ़ जाते हैं और मर जाते हैं। जब हमारा अगला जन्म होगा तो मैं तो राजा बनूंगा और तुम वापस से मिनिस्टर बन जाओगे। ये जो अमीर, ये जो पढ़े लिखे ज्ञानी बाबा होते हैं, ये हमें कुछ नहीं बताते और मतलब इतनी सारी चीज़ें उन्होंने आज हमें बताई हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते। मिनिस्टर ने कहा हाँ बिल्कुल सही है, झूठ नहीं बोलते। और उन्होंने जो फांसी चढ़ाने वाले थे, जो उस पर लटकाने वाले लोग थे सूली पे, उन्हें कह दिया कि जो क्रिमिनल्स को तुम क्या करोगे, क्रिमिनल्स को मैं आज क्रिमिनल्स भेजूंगा, यानी मैं जो जहाँ पे सूली चढ़नी है वहाँ पे मैं क्रिमिनल्स को भेजूंगा और तुम्हें जो भी आदमी पहले तुम्हारे पास आएगा तुम उसे इस सूली पे चढ़ा देना और जो सेकंड आएगा उस पे उसको भी चढ़ा देना, यानी 2 आदमी आएंगे और ये मेरा हुक्म है और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उस रात जो राजा और उसका मंत्री था वो सीक्रेटली उस जेल में गए जहाँ पे उन्हें सूली पे चढ़ाना था और उन्होंने उस गुरु को और उस चेले को भगा दिया, उसको रिलीज कर दिया उन दोनों को, और अपने आप को क्या बना लिया, अपने आप को एक गुरु बना लिया और दूसरे ने चेला बना लिया। और वो फिर क्या करे, उन्हें क्या करा गया, उन्हें जो ऑफ कोर्स राजा ने ऑर्डर दिया था तो उन लोगों को ले जाया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उन्हें फांसी पे उस सूली पे चढ़ा दिया गया। तो इस तरह से जो हमारी इंटरेस्टिंग कहानी थी ये इतनी बहुत ही मुझे अच्छी लगी। तो अब जब इनकी जो डेड बॉडीज हैं इन्हें कौवों को जब फेंका गया कि कौवे खा लेंगे, ठीक है, वैसे भी क्रिमिनल्स को कौन पूछता है, तो जब उनकी बॉडीज फेंकी गई तो देखा गया अरे ये तो राजा और मंत्री की बॉडीज हैं और सारी सिटी में कंफ्यूजन फैल गया कि अब क्या करें। पूरे लोग जो थे वो सारे बहुत शोक में चले गए कि अब इस राज्य का क्या होगा, लोग अब हम कैसे चलेंगे, मतलब हमारा राज्य कैसे चलेगा। तभी कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, गुरु और इसके चेले को ही राजा बना देना चाहिए। और उन्होंने ये भी देखा कि ये लोग गांव छोड़ने, इस शहर को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि नहीं हमें इन्हीं को ही राजा और मंत्री बनाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा समझदार है। और सब लोगों ने उनसे बहुत विनती करी कि प्लीज़ आप ही राजा और मंत्री बन जाएं। जो चेला था वो तो मान गया लेकिन गुरुजी नहीं मान रहे थे, लेकिन आखिरकार लोगों के बहुत सारा कहने पे वो क्या बन गए, वो राजा बन गए और उनका जो चेला था वो मंत्री बन गया। और आखिरकार इस राज्य को एक बहुत ही अच्छे राज्य मिले, बहुत ही अच्छे क्या मिले, राजा मिले और मंत्री भी मिले। और ये जो सारा राज्य था बिल्कुल से चेंज हो गया। जो असल था, यानी दिन का काम दिन में होता था, रात को सब सोते थे और सारा कुछ डुड्डू का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया और सब एकदम से नॉर्मल हो गया जैसे बाकी सारे राज्य में होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हुई। आई होप आपको ये समझ में आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे क्लास 9 के सारी वीडियोस को आप ज़रूर से देखें। मैं मैथ्स और साइंस की और बाकी सारी वीडियोस को भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।